हेलो गाइस, तो आज अपन बात करने वाले हैं नर्व सिस्टम का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलेनबेरी सिंड्रोम। गुलेनबेरी सिंड्रोम के बारे में क्या है? गुलेनबेरी सिंड्रोम क्या होता है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो उसके बाद इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। गुलेनबेरी सिंड्रोम क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। न्यूरोनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन क्या हो रहा है? न्यूरॉन का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। और एग्जैक्टली कौन सी नर्व कर रहे हैं? क्रेनियल और पेरिफेरल। कहाँ इन्वॉल्वमेंट है? क्रेनियल और पेरिफेरल का, दो जगह का इन्वॉल्वमेंट है, क्रेनियल और पेरिफेरल का। ऑटोइम्यून होता है, इसके अंदर प्रोटीन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटीन का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये हो सकता है नॉन कोज हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। तो बैक्टीरियल वायरल के जो प्रोटीन होते हैं, तो बॉडी क्या करती है? ऑटोइम्यून है, इसका मतलब अटैक करती है खुद की बॉडी के ऊपर। तो इनको का जो बैक्टीरिया वायरल के जो प्रोटीन होते हैं वो बॉडी के प्रोटीन की तरह लगते हैं, तो बॉडी अपने ऊपर ही अटैक कर लेती है। इस तरह से नर्व डैमेज वगैरह हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या है? ये ऑटोइम्यून है और मेनली क्या है? प्रोटीन का रोल है इसके अंदर। अक्यूट है, इन्फेक्शियस है। और एक्चुअल के अंदर किसमें होता है? माइल्ड या तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, आपको कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये भी क्या इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन है। यहाँ क्या होता है? डायरिया, फीवर, वोमिटिंग वगैरह। तो अगर आपके पास आपके ये हुआ माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ हो, माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस आपको हुआ हो, तो ये प्रोसीड करके क्या हुआ? गुलेनबेरी सिंड्रोम के अंदर चेंज हो सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। इस तरह का क्या है आपका? अक्यूट है, इन्फेक्शियस है और ऑटोइम्यून है। क्या है? गुलेनबेरी सिंड्रोम। नेक्स्ट बात करते हैं रिकवरी क्या है। रिकवरी क्या है इसकी? स्लो है। रिकवरी स्लो है और कुछ साल से लेकर कई साल लग सकते हैं, तो स्लो है और इट टेक्स मेनी इयर्स। कौन सी? गुलेनबेरी सिंड्रोम। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन कंसर्न क्या है अगर गुलेनबेरी सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसका मोस्ट कॉमन कंसर्न क्या है। पेशेंट के मोस्ट कॉमन कंसर्न क्या है? इसमें क्या होता है? मस्कुलर वीकनेस होती है। मस्कुलर वीकनेस होती है तो इसके अंदर क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या राइज होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जिस क्यों? फेरेंजियल और नेरेंजियल मसल्स की क्या होगी? वीकनेस होगी। अगर फेरेंजियल और नेरेंजियल मसल की वीकनेस होगी तो क्या होगा? जो म्यूकस को उसको क्लियर आउट नहीं कर पाएंगे, चांसेस ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाएंगे। इसलिए क्या आपको मॉनिटर करना रहेगा? रेस्पिरेटरी स्टेटस। क्यों? चांसेस ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाते हैं, उससे प्रॉब्लम क्या रह सकती है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो अगर गुलेनबेरी सिंड्रोम का आएगा तो मोस्ट कॉमन कंसर्न क्या आएगी? रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना। तो ये हो गया आपका इंट्रो पार्ट। अब बात कर लेते हैं असेसमेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जीबीएस के अंदर उसका असेसमेंट के अंदर। असेसमेंट में सबसे पहले देखें पेशेंट को क्या पैरेस्थीसिया हो सकता है। पैरेस्थीसिया के अंदर क्या होता है कि एब्नॉर्मल सेंसेशन हो सकते हैं, किसके? प्रिकिंग या फिर टिंगलिंग के हो सकते हैं, मतलब निडल प्रिक कर रही हो आपकी या पिन कर रही हो, तो उसके अंदर क्यों होते हैं? पेरिफेरल नर्व का क्या होता है? डैमेज होता है। कौन सी नर्व का? पेरिफेरल नर्व का डैमेज होता है। सेकंड बात करते हैं पेशेंट के अंदर पेन या हाइपर सेंसिटिविटी। पेन या हाइपर सेंसिटिविटी इसका मतलब अगर पेशेंट को पेशेंट की बॉडी टच करती है, किसको? अगर बेडशीट का वेट है या फिर कोई अदर आइटम है, तो उससे क्या हो सकता है? पेशेंट को एब्नॉर्मल सेंसिटिव फील हो सकते हैं, मे बी पेन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, वो हाइपर सेंसिटिविटी जो है सेंसेशन फील हो सकते हैं। थर्ड बात करते हैं अपन वीकनेस। मस्कुलर वीकनेस दिखती है पेशेंट को असेस करेंगे तो लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, या फिर अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर। अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर होगी तो प्रोग्रेसिव होगी। प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर हो सकता है। फेशियल मसल का इन्वॉल्वमेंट हो और वो किसको लीड कर सकता है? पॉसिबल जो प्रोग्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है उसका? रेस्पिरेटरी फेलियर। तो क्या आप करते हैं? मोस्ट कॉमन कंसर्न भी आपने देखी, रेस्पिरेटरी फेलियर है। और पॉसिबल प्रोग्रेशन ऑफ जीपीएस भी क्या है? रेस्पिरेटरी फेलियर है। क्यों हो रहा है? मस्कुलर क्या हो रही है? वीक हो रही है। फोर्थ बात करते हैं डिसरिथमिया। डिसरिथमिया के अंदर हो सकता है पेशेंट को, किसके अंदर? जीपीएस के अंदर। फिफ्थ जो हार्ट की रिदम है, फोर्थ में डिसरिथमिया के अंदर क्या होता है? हार्ट की रिदम इरेगुलर हो सकती है। फिफ्थ के अंदर क्या देखते हैं अपन? सीएसएफ। सीएसएफ के अंदर क्या हो सकता है? प्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। प्रोटीन लेवल बढ़ा हो सकता है, क्या हो सकता है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन क्या हो सकता है? वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन हो सकता है ब्रेन के अंदर, तो वहां पे क्या होगा? सीएसएफ का क्या होगा? प्रोटीन के अंदर सीएसएफ जो है उसमें भी प्रोटीन का लेवल क्या आएगा? बढ़ा हुआ आएगा। सिक्स बात करते हैं जो ईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, वो क्या हो सकती है? इस पेशेंट के अंदर एब्नॉर्मल आपको दिख सकती है। तो ये हो गया जीपीएस का असेसमेंट। अब बात करते हैं अपन जीपीएस का इंटरवेंशन, किस तरह से आप जीपीएस को इंटरवेंट कर सकते हैं। जब हम जीपीएस के अंदर उसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट फर्स्ट बात करते हैं सिम्टोमेटिक। जो तो सिम्टम अराइज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। जैसे पेन हो रहा है, पेन के अकॉर्डिंग होगा। पैरालिसिस हो रहा है, टिंगलिंग वगैरह हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। वीकनेस हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब सिम्टम जो जो अराइज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है ट्रीटमेंट, तो उसमें क्या बोलेंगे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना है। क्या करना है? रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना है, उसके बाद ट्रीटमेंट करना है और उसको सपोर्ट देना है। ये याद रखना, मॉनिटर, ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट। किसको? रेस्पिरेटरी स्टेटस को। क्या इंपॉर्टेंट है? मोस्ट कॉमन कंसर्न भी है किसकी? जीपीएस की। थर्ड बात करते हैं कार्डिक सपोर्ट देना है। क्यों? क्या हो रहा था पेशेंट के साथ? डिसरिथमिया हो रहा था, इसलिए क्या करना है आपको? कार्डिक सपोर्ट भी देना है। फोर्थ बात करते हैं इमोबिलिटी। इमोबिलिटी क्यों? क्योंकि क्या है पेशेंट के अंदर?
किसको, इमोबिलिटी को। क्यों? अगर इमोबिलिटी अराइज हो रही है किसलिए, मस्कुलर वीकनेस लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर या अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर। फिफ्थ बात करते हैं अपन पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट को खुद को केयर देनी है और उसकी फैमिली को क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो ये हो गए इसके 5 तरह के क्या ट्रीटमेंट। तो यहाँ तक आपका जीपीएस कंप्लीट हो गया, आई गेस आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन। बात करते हैं अपन नर्वस सिस्टम का एक और टॉपिक, एमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, या इसको बोलते हैं लू गैलिक डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एएलएस, लू गैलिक डिजीज, एमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये स्टीफन हॉकिंग को भी हुई थी बीमारी। तो अब बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं अपन, डीजनरेटिव डिजीज है। ये क्या है, डीजनरेशन है डिजीज का। क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव। और इन्वॉल्वमेंट क्या है इसका, मोटार सिस्टम, मोटार सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है। क्या नहीं है, ऑटोनोमिक नहीं है और सेंसरी नहीं है, मोटार इन्वॉल्वमेंट है। एमाट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस डीजनरेशन होता है इसके अंदर नर्व का। सेकंड बात करते हैं पर इसके अंदर क्यों होती है, कोज क्या है, मेन कोज क्या है इसका, ग्लूटामेट बढ़ जाता है इसके अंदर। ग्लूटामेट जो होता है कहाँ बढ़ जाता है, मोटार जो नर्व्स होती है उनके बीच में बढ़ जाता है जहाँ मैसेज रिलाई करते हैं। ग्लूटामेट जो होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फास्ट मैसेज भेजता है। दो नर्व्स के बीच में मैसेज जो होता है फास्ट भेजता है, क्विक मैसेज भेजता है। मेमोरी वगैरह जैसे इंप्रूव हो, लर्निंग मेमोरी, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या होता है, ओवर एक्साइटेड हो जाता है। तो क्या बढ़ जाता है इसके अंदर, ओवर एक्साइटेशन हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है ग्लूटामेट। तो उससे क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्लूटामेट जब बढ़ जाता है, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्साइटोक्सिन। एक्साइटोक्सिन जो क्या होता है, ओवर एक्साइटेड नर्व, इसको बोलते हैं फिर ओवर एक्साइटेड नर्व। तो इससे क्या होता है, ओवर एक्साइटेड जब नर्व हो जाती है इसमें क्या होता है, मेन क्या काम करता है, फिर बाद में ब्रेन सेल्स डैमेज कर देता है और डेथ कर देता है। ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाती है, फिर डेथ हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्रॉब्लम अराइज हो जाती है एमाट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस या एएलएस। मेन को इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोमेट, जो ग्लूटामेट जो होता है, ग्लूटामेट वो बढ़ जाता है। थर्ड बात करते हैं अपन, इसके अंदर क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस। प्रॉब्लम क्या है, मस्कुलर वीकनेस से रिलेटेड है, मस्कुलर वीकनेस या फिर एट्रोफी। एट्रोफी के अंदर क्या होता है, किसी ऑर्गन का साइज कम हो जाता है। तो मस्कुलर वीकनेस होती है, एट्रोफी हो जाती है, जो जिसके फंक्शन होते हैं फिर वो नहीं हो पाएंगे। फिर इसके अंदर बात करते हैं मस्कुलर वीकनेस एट्रोफी के बाद बात करते हैं फ्लैसिड टेट्राप्लेजिया। तो इसके कारण क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस एट्रोफी के कारण प्रॉब्लम जो अराइज होती है उसको बोलते हैं फ्लैसिड टेट्राप्लेजिया या फिर क्वाड्रिप्लेजिया बोल दो, सेम ही बात है। इसके अंदर कहते हैं बोथ अपर और लोअर लिम्ब के अंदर क्या होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट, मैं हाथ उठाना चाहूंगा, ये हाथ उठाना चाहूंगा, वहां उठाना चाहूंगा, तो वॉलंटरी मूवमेंट जिस चीज को करना चाहता हूँ वो नहीं हो पाते, तो इसलिए बोलते हैं उसको फ्लैसिड टेट्राप्लेजिया या फिर फ्लैसिड क्वाड्रिप्लेजिया। तो ये प्रॉब्लम होगी तो फिर आगे क्या लीड कर सकती है, न्यूमोनिया को लीड कर सकती है। पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है और अल्टीमेटली क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, एएलएस अमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। देखना है आपको किसकी प्रॉब्लम है, मोटार की। आपने जीपीएस पढ़ा था वो किसकी थी, क्रेनियल और पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ क्या है, इन्वॉल्वमेंट क्या है, मोटार, जिसके अंदर क्या मस्कुलर वीकनेस हो गई, फ्लैसिड टेट्राप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, ग्लूटामेट बढ़ गया, डीजनरेटिव डिजीज है, प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती रहती है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट एएलएस का। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से असेस करेंगे किसको, एएलएस को किस तरह से असेस करेंगे। पहला देख लेते हैं असेसमेंट के अंदर, पहले रेस्पिरेटरी असेस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। निमोनिया से आपने देखा डेथ हो रही थी, तो रेस्पिरेटरी असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात करते हैं अपन, पेशेंट को क्या होगा, फटीग होगी, वाइल टॉकिंग या विद टॉकिंग बात करेगा तो उसको थकान महसूस होगी क्योंकि मस्कुलर वीकनेस है, इसलिए एएलएस के अंदर क्या होगा, फटीग होगी, वाइल टॉकिंग बात करते हो। थर्ड बात करते हैं मस्कुलर वीकनेस और एट्रोफी। मस्कुलर वीकनेस होती है और हो सकता है एट्रोफी हो सकता है। मस्कुलर वीकनेस के अंदर अगर हैंड हो सकता है, हैंड्स के अंदर हो, आर्म्स के अंदर, हाथों के अंदर हो मस्कुलर वीकनेस। अगर स्वेलिंग के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, डिस्फेजिया भी अराइज हो सकता है। डिस्फेजिया मतलब स्वेलिंग मसल जो होती है वो भी वीक हो सकती है, तो प्रॉब्लम क्या अराइज होगी, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निकलने में प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम हो रही है फेस के अंदर, फेशियल मसल्स के अंदर, तो क्या अराइज होगी, फेशियल फेसिकुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल फेसिकुलेशन के अंदर क्या होता है, ट्विचिंग होती है, ट्विचिंग होती है के अंदर स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण क्या होती है, फेशियल मसल ट्विचिंग होती है, वाइब्रेशन से करते हैं। तो मस्कुलर वीकनेस के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एट्रोफी की बात करें, एट्रोफी के अंदर क्या हो सकती है, टंग वीक मसल से, तो क्या हो सकता है, पेशेंट को एएलएस के अंदर टंग एट्रोफी हो सकता है, टंग एट्रोफी हो सकता है। मस्कुलर वीकनेस में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं नेजल क्वालिटी ऑफ स्पीच। एएलएस के पेशेंट को क्या हो सकता है, नेजल क्वालिटी ऑफ स्पीच, जब वो बात करेगा तो उसमें क्या होगा, नेजल क्वालिटी आएगी, नेजल साउंड आएगी स्पीच बोलते वक्त। तो किस पेशेंट को हो सकता है ये, एएलएस के अंदर। फिफ्थ बात करते हैं पेशेंट को डिसआर्थरिया हो सकता है। डिसआर्थरिया के अंदर क्या होता है कि स्लर्ड स्पीच, जो स्पीच है क्या होगी, स्लर्ड स्पीच, लड़खड़ा के पेशेंट बात करेगा। तो ये सारे क्या हो गए पेशेंट के एएलएस के असेसमेंट हो गए। अब बात कर लेते हैं, आई होप यहाँ तक समझ रहे हो। अब बात करते हैं इंटरवेंशन, किस तरह से इंटरवेंट कर सकते हैं प्रॉब्लम
सो गाइस अब बात कर लेते हैं एएलएस का ट्रीटमेंट की। बहुत सेम है, जीबीएस का आपने देखा ऑलमोस्ट सेम है। ध्यान रखो, सबसे पहले सिम्टोमेटिक जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसका आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है सिम्टोमेटिक। सेकंड बात करते हैं रेस्पिरेटरी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, रेस्पिरेटरी। इसके अंदर क्या करना है, मैंने सेम बताया जीबीएस में। रेस्पिरेटरी में क्या करते हैं, असेस करना है, मॉनिटर करना है, ट्रीटमेंट करना है और सपोर्ट करना है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना है रिक्वायर्ड हो तो। थर्ड बात करते हैं इमोबिलिटी। इमोबिलिटी क्यों हो रही है, मस्कुलर वीकनेस है उसकी वजह से इमोबिलिटी हो रही है, उसको भी असेस करना है, कॉम्प्लिकेशन जो अराइज हो रहे हैं उसको भी देखना है आपने। फोर्थ अपन बात करते हैं एडवांस डायरेक्टिव। इंपॉर्टेंट है, एडवांस डायरेक्टिव क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस भी पेशेंट को इनेबल है वो अगर साइन करने के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसके विशेष लिखी होती है कि हाँ मेरे को ये मेडिकल केयर प्रोवाइड होनी चाहिए। क्यों, पेशेंट अनेबल होता है कि हाँ वो बता पाए चीजें, मेरे को ये मेडिकल चीजें दें, मेडिकल केयर प्रोवाइड करें, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, देखना है, एडवांस डायरेक्टिव बोलते हैं उसको। और फिफ्थ जो आता है उसको फैमिली सपोर्ट, सेम जीबीएस की तरह इसमें फैमिली को क्या करना है, अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है अपने। तो इस तरह से क्या हो गया, एलियस का ट्रीटमेंट हो गया। ये वो बहुत ही बेसिक है, सेम एज एन जीबीएस की तरह है। चीजें जो असेसमेंट में आपने देखी उसी को क्या करना है, आपने इंटरवेंशन करना है। आई होप आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। सो गाइज अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो और भी अच्छी हो, इंटरेस्टिंग हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।